Hello aspirants, welcome to daily news analysis of The Hindu. Today the date is 28 March, so let's get started. And I'm keeping this discussion very short, hardly 30-35 minutes because अब आप फिल्म्स मोड में हैं तो हम इसको थोड़ा कम ही देख रहे हैं. बट इसके अलावा मैं जो भी एक्स्ट्रा फाइल आपके साथ शेयर करता हूँ टेलीग्राम ग्रुप पे जस्ट गो थ्रू दैट. ओके, वो आपके फिल्म्स में हेल्पफुल होगी. बाकी मेंस 450 सीरीज हम लोग 30 अप्रैल के बाद स्टार्ट करेंगे, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो 25-26 के लिए एस्पायर कर रहे हैं. ऑलराइट, और वैसे भी जहां तक है आपका शायद मेंस के सिलेबस में कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको, या तो इस बार के मेंस में या नेक्स्ट ईयर. तो देर इज ऑल प्रोबेबिलिटी कि करंट अफेयर का वेटेज और ज्यादा इंक्रीज होगा. ऑलराइट, सो चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए. ज्यादा टाइम नहीं है आपके एग्जाम में. एंड जब भी यूपीएससी का पेपर पोस्टपोन हुआ है किसी भी ईयर में, ट्रस्ट मी पेपर बहुत टफ आया है. सो यू कैन एक्सपेक्ट द पेपर टू बी क्वाइट टफ इवन दिस ईयर. वैसे तो 23 का भी काफी टफ ही था, बट इस साल का पेपर आप और भी ज्यादा टफ एक्सपेक्ट कर सकते हो. सो फोकस मोर ऑन द current affair aspect, especially with respect to science, tech and environment. ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. अब यहाँ पर सीए को लेकर जो रूल्स जारी किए गए थे उनमें कहीं भी ऐसा मेंशन नहीं किया गया था कि प्राइस्ट का या रिलीजियस क्लास का कोई रोल होगा. बट यहाँ पर अब कहा गया है दैट local priest may issue an eligibility certificate under Citizenship Amendment Act 2019 to validate the religion of an applicant. Okay, आसपास का कोई कम्युनिटी सेंटर हो सकता है जो रिलीजियस पर्पस में एंगेज हो, या कोई टेम्पल हो सकते हैं, उनकी अथॉरिटी हो सकती है, वो असर्टेन करेंगे कि आप हिंदू नॉन मुस्लिम रिलीजन को बिलोंग करते हैं या नहीं. ओके, नाउ दिस सर्टिफिकेट विल बी अ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट और आपको रीजंस बताने होंगे टू एक्वायर इंडियन सिटीजनशिप मस्ट ऑल्सो बी स्टेटेड. इसके लिए एक हेल्पलाइन भी जारी की गई है 1032. The entire process is online, but the applicant will have to be present themselves on an appointed day before a committee which will verify the documents. ये सर्टिफिकेट आपको लेना होगा टू वैलिडेट योर रिलीजन. एनी लोकल प्रीस्ट कैन सर्टिफाई द फेथ ऑफ द पर्सन और रीजन भी बताने होंगे. Any institution which has trust of people can issue the certificate and the final decision to grant citizenship will be taken by the empowered committee. ओके, यहाँ से सिर्फ आप सर्टिफिकेट ले सकते हो, बाकी जो गवर्नमेंट की कमेटी होगी वो डिसाइड करेगी फाइनली, विच विल बी हेडेड बाय डायरेक्टर ऑफ सेंसस ऑपरेशन इन ईच स्टेट. चलिए आगे चलते हैं. यहाँ पर यूएस ने ऑब्जेक्ट किया, कहा था कि वी एनकरेज ए फेयर, ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली लीगल प्रोसेस फॉर केजरीवाल. यानी कि ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड देख नहीं पा रहा है कि इंडिया में डेमोक्रेसी किस तरीके से डे बाय डे डिक्लाइन हो रही है. और क्योंकि एक आपकी कैपिटल है दिल्ली और वहां के चीफ मिनिस्टर को आपने अरेस्ट किया है, तो ऑब्वियसली बात है कि पूरे वर्ल्ड ने उसको नोटिस किया होगा उस चीज को. क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कि इंडिया, जो कि लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन टर्म्स ऑफ वोटर्स, ओके 90 करोड़ प्लस वोटर्स हैं हमारे पास, तो हम रशिया के रास्ते पर जाएं, ये कोई भी कंट्री नहीं चाहेगी. राइट, कि इलेक्शन तो हो रहे हैं बट जस्ट फॉर नेम सेक, सभी लीडर्स जो हैं उनको इम्प्रिजन किया जाए. पाकिस्तान में जो हुआ डेमोक्रेसी का हाल, उस तरह का हाल नहीं देखना चाहता वर्ल्ड. इसलिए बट इंडिया ने, जैसा कि एक्सपेक्टेड था, कि आप हमारी सॉवरेनिटी और इंटरनल अफेयर्स को रिस्पेक्ट कीजिए, डोंट इंटरफेयर. चलिए, काफी पॉलिटिकल न्यूज हैं, इलेक्शन का माहौल है, तो उससे आगे बढ़ते हैं. हम अपने काम की न्यूज पे आते हैं. या जॉबलेसनेस, कल हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स देखे थे ना, पीरियोडिक लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन वाला टर्म, और अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या होता है, ठीक है, वर्कर पार्टिसिपेशन रेशियो, वो सब हमने कल देख लिया था. वो आपके प्रीलिम्स के लिए जरूरी है. नाउ पीएम ने प्रॉमिस तो किया था 2 करोड़ जॉब हर साल देंगे, 10 साल में 20 करोड़ देनी चाहिए थी, बट उल्टा 12 करोड़ जॉब्स छीन ली गवर्नमेंट ने. लाखों पोस्ट खाली पड़ी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में, बट वो फिल करने के मोड में नहीं है. एंड सबसे वर्स्ट चीज थी कि रूरल एरियाज में जो रियल वेज थे, अगर हम इन्फ्लेशन पर एडजस्ट करें तो ये रियल वेज उल्टा डिक्लाइन हुए हैं. और इस वक्त हमने इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल देखा था जहां 1% पॉपुलेशन हमारे इंडिया की, जस्ट 1% होल्ड 40% वेल्थ एंड 27% ऑफ द इनकम जो हर साल जनरेट होती है इंडिया में. सिर्फ 1% पॉपुलेशन होल्ड करती है इसको. और यही 1% पॉपुलेशन होती है जो ये जो मीडिया है, मीडिया हाउसेस, इनको फंड करती है. और ये मीडिया हाउसेस इस तरह का
प्रोपेगेंडा चलाते हैं और आपके मन में ये परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि दिस गवर्नमेंट इज बेस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन इन द कंट्री, बट जस्ट सी द लेवल ऑफ इनइक्वालिटी इंक्रीजिंग। इवन ये इनइक्वालिटी का लेवल इतना हाई है कि ब्रिटिश एरा में भी हमने ऐसी इनइक्वालिटी नहीं देखी कंट्री में। सोमाली पायरेट्स, इसके बारे में हम काफ़ी बातें कर चुके हैं। ओके, हमारी नेवी इसके लिए ऑपरेशंस चलाती है अलग अलग। सिमिलरली हमने हाउदी रेबल्स के बारे में सब कुछ जान लिया है। हमने सोमालिया का एक पार्ट जो इससे अलग होना चाहता है, सोमाली लैंड, उसके बारे में जाना। ठीक है, इथियोपिया के साथ उसकी डील वगैरह ये सब हमने जान लिया है। ठीक है, नेक्स्ट, इंडिया अचीव 16% डिक्लाइन इन न्यू टीबी केसेस। टीबी पे हमने इसके अलग अलग स्ट्रेन के बारे में डिस्कशन किया था 2-3 दिन पहले, राइट। इससे रिलेटेड कुछ मेडिसिन के नाम याद रखने को कहा था मैंने आपको। सिमिलरली लंग कैंसर को लेकर है यहाँ पर न्यूज, आईसीएमआर सेट टू ब्रिंग एन एविडेंस। ये आईसीएमआर वगैरह जब इस तरह की बॉडी न्यूज में आती है ना, तो इस पे शॉर्ट नोट आपके पास तैयार होना चाहिए। इस तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बहुत आए हैं, जैसे एनजीटी पे क्वेश्चन आया हुआ है, सीपीसीबी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इस पे आया हुआ है। उसके बाद अलग अलग जो हमारे बोर्ड होते हैं, कॉटन बोर्ड, सिल्क बोर्ड एंड सो ऑन, उन पे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इस तरह की चीजें जब भी न्यूज में आती है ना, मैं आपको बार बार शॉर्ट नोट देता रहता हूँ अपनी एक्स्ट्रा फाइल में, ताकि आप उसको रिवाइज करते रहिए टाइम टू टाइम। Now, currently, evidence-based guidelines do not exist with respect to prevention, screening, diagnosis, management and palliation of lung cancer. जबकि लंग कैंसर कॉज करता है 10% ऑफ टोटल कैंसर डेथ। तो यहाँ पर इन्होंने एक टूल बनाया हुआ है, ग्रेट टूल, जो इन सब में हमें हेल्प करेगा। रीजन क्या है लंग कैंसर के? स्मोकिंग टोबैको, सिगरेट्स, सिगार, पाइप्स इज ए प्राइमरी रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर। इसके अलावा सेकंड हैंड स्मोक भी रीजन है। सेकंड हैंड स्मोक इज लाइक आप बैठे हुए हैं ऐसे लोगों के बीच में और आपके आसपास कोई स्मोकिंग कर रहा है, तो आप सेकंड हैंड स्मोकिंग आपको भी हो ही रही है। ऑलराइट, यहाँ पर एक कश्मीर राइस वैरायटी है जिसमें एक यूनिक अरोमा टेस्ट मिलता है हमें, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये मिलती, सबसे पहले ये हमें मिलती कहाँ पर है? तो ये मिलेगा हमें कश्मीर हिमालयाज में। जस्ट अ सेकंड, सम प्रॉब्लम विद पेन। कश्मीर हिमालयाज, ओके। नाम है इसका मुश्क बुदीजी, इस नाम को याद रखिएगा। कहाँ पर होती है? कश्मीर में। इंडिजिनस राइस वैरायटी है, रिच एरोमा एंड यूनिक टेस्ट। इसमें ये अलग क्यों है दूसरों से? ये अलग है ड्यू टू एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर। एल्टीट्यूड यानी कितनी हाइट पे ग्रो कर रहे हैं, तो हम इसको ग्रो करते हैं 5000 टू 7000 फीट की हाइट पर। ये एक टाइम पर एक्सटिंक्शन के करीब आ गई थी क्योंकि इसमें डिजीज हो जाते थे, राइस ब्लास्ट डिजीज, लो यील्ड थी, लैक ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी थी। ठीक है, लेकिन इसको दोबारा एक प्रोजेक्ट के थ्रू रिवाइव किया गया और जहां पर इन्होंने कुछ मेथड यूज करे लाइक जीसीएमएस एंड इलेक्ट्रॉनिक नोट्स। जीसीएमएस स्टैंड्स फॉर गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। नो वन इज गोइंग टू आस्क यू ऑल दिस, बट हमें सिर्फ राइस वैरायटी के बारे में पता होना चाहिए। बट एक बार देख लेते हैं कि ये थी क्या। तो जीसीएमएस इज एन एनालिटिकल मेथड यूज टू रिवील द प्रेजेंस ऑफ volatile compounds present in organic mixture extracted from geological, environmental and biological sample। उसी के साथ eNOS is a tool, again a tool with fit with sensors as well as artificial intelligence component। it assess flavor attribute of rice sample। तो ये सब आपके काम का नहीं है। the only thing is कि ये ग्रो कहाँ होती है? बुद्धि जी, कई बार इसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि ये क्या है, तो इट इज ए राइस वेराइटी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इंडिजिनसली हम लोग ग्रो करते हैं। कहां पर करते हैं? कश्मीर में करते हैं। किस एल्टीट्यूड पर? अराउंड 5000 टू 7000 फीट। बस इतनी सी बातें जाननी है आपको। ओके, ये थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे इसको। यहाँ पर पहले इसके लिए ना आपको कुछ टर्म समझने होंगे। तो पहले मैं आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने जो केस दिया है, प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट ऑन जर्नलिस्टिक कंटेंट, तो इसमें ये जो इंजंक्शन है, देखिए इंजंक्शन का मतलब ये होता है कोई भी कोर्ट का ऑर्डर, ओके, एनी कोर्ट का कोई भी ऑर्डर जो रिस्ट्रेन करे आपको, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं इंजंक्शन। अब हम इस केस को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, आखिर मैटर क्या था। ओके, सी यहाँ पर क्या होता है, पहले आपने इंजंक्शन जान लिया, दूसरी तरीके से आप एक और वर्ड जान लीजिए, स्लैप सूट्स। स्लैप सूट्स ये होता है कि जिसके पास पैसा है वो आपको जुडिशियल कोर्ट कचहरी में इतना उलझा देता है कि वो आपके लिए एक अपने आप में पनिशमेंट बन जाती है, राइट। इट इज ए स्ट्रेटेजिक लिटिगेशन अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। आपको कोर्ट केसेस में उलझा दिया जाए और उसका जो इकोनॉमिक बर्डन, टाइम और ये सब आप पे पड़ेगा, उसी के लिए टर्म यूज किया जाता है स्लैप सूट्स, राइट। तो यहाँ पर हुआ क्या था एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट हाईलाइटेड द प्रॉब्लम ऑफ एफ्लुएंट गेटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शन। ठीक है, प्री ट्रायल इंजंक्शन यानी कि अभी ट्रायल शुरू भी नहीं हुआ है और आपको ऑर्डर दे दिया गया है कि आप ये काम नहीं कर सकते। तो ऐसे में दिल्ली का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट था और उसके बाद फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको ओके भी किया कि हाँ ठीक है ये जजमेंट, ठीक है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अब इसको रिवर्स किया है
और थोड़ा सा वार्निंग भी दी इनको। तो ये प्री ट्रायल इंजंक्शन यानी कि ट्रायल आपने की नहीं, आपने सुना नहीं समझा नहीं, और इंजंक्शन यानी कि एक जुडिशियल ऑर्डर इशू कर दिया रिस्ट्रेन करने के लिए मीडिया को, कि आप ये न्यूज पब्लिश नहीं कर सकते। एक कंपनी थी, उसके आगे कुछ न्यूज पब्लिश कर रहे थे लोग, तो इन्होंने कहा कि आप ये पब्लिश नहीं कर सकते, राइट। तो ये एक सिविल सोसाइटी को फ्री स्पीच को गैग करने जैसा है, पब्लिक के राइट टू इन्फॉर्मेशन को जानने के खिलाफ जाती है ये चीज, राइट। बैकग्राउंड क्या था इस केस का वो जान लेते हैं। आई डोंट नो आपको ये वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ठीक से या नहीं, क्योंकि शायद फॉन्ट थोड़े से छोटे रह गए, बट मैं फाइल शेयर कर दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा। The order was based on the appeal filed by Bloomberg Television Production Service challenging an ex parte 8 interim order passed by District Court in Delhi in March 24, directing it to take down an article published on their online platform. इन्होंने एक आर्टिकल पब्लिश किया था, तो उसको टेक डाउन करने का ऑर्डर दिया था कोर्ट ने, कि आप जिसके अगेंस्ट कर रहे हो, जिस कंपनी के अगेंस्ट, ये ठीक नहीं है, उसकी रेपुटेशन खराब हो रही है। बट द थिंग इज कि अगर ये आर्टिकल ट्रू था, इसमें दी हुई इन्फॉर्मेशन ट्रू है, तो फिर आप इस तरीके से नहीं रोक सकते, राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को रिवर्स भी किया और साथ में कोर्ट को वार्निंग भी दी है। द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ प्रोटेक्टिंग जर्नलिस्टिक एक्सप्रेशन, ये 3 दिन पहले भी हमने डिस्कस किया था कि जर्नलिज्म में अगर आप इस तरीके से ऑर्डर देते रहोगे कि आप ये रिपोर्ट पब्लिश नहीं कर सकते, इससे किसी की रिस्पेक्ट खराब हो रही है, तो कभी सच बाहर ही नहीं आएगा। The constitutional mandate of protecting journalistic expression cannot be understated, and court must tread cautiously while granting pre-trial interim injunction. Okay, तो आपको ये टर्म अब तक क्लियर हो गया होगा, pre-trial interim injunctions। ये स्लैप सूट जो होता है ये ठीक नहीं है, आप सामने वाले को अपनी इकोनॉमिक पावर यूज करके कोर्ट कचहरी में उलझा रहे हो उसको, ताकि वो आपसे कॉम्प्रोमाइज करने को उतरा है। तो ये जो स्लैप सूट होता है, इट इज एन अम्ब्रेला टर्म यूज्ड टू रेफर टू लिटिगेशन predominantly initiated by entities that wield immense economic power against members of the media or civil society to prevent the public from knowing about or participating in important affairs in the public interest. It cautioned judges, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने जजेस को वार्निंग दी है, दैट हाउ एड इंटरिम इंजंक्शन इन डेफेमेशन सूट्स फॉलोड बाय प्रोलॉन्ग लिटिगेशन कैन हार्म फ्री स्पीच एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे बेंच ने ये भी कहा दैट कोर्ट शुड ग्रांट प्री ट्रायल इंजंक्शंस ओनली इन एक्सेप्शनल केसेस, ठीक है, जब सीरियसली लगे कि हाँ इस कंपनी की या इस आदमी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी पूरी, इसलिए वो ऑर्डर दे कि आप ये इंफॉर्मेशन अभी पब्लिश नहीं करेंगे, राइट। लेकिन अगर आप हर केस में देते रहोगे तो फिर कभी पब्लिक सच जान नहीं पाएगी। For others, an injunction against the publication of material should be granted only after conduct of full-fledged trial. आप पहले ट्रायल कंडक्ट कर लीजिए पूरी, फिर आपको पता चल जाए क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद ही आप इंजंक्शन इशू कीजिए, राइट। दैट इज इंपॉर्टेंट। बाकी ये सब फ्रीडम ऑफ प्रेस क्यों इंपॉर्टेंट है, इस सब पे मैंने आपको नोट लिख दिया है, वो आपके मेंस के काम की चीजें हैं, उसमें देख लेना। कल हमारे पास एक और न्यूज थी जहां पर इंडिया ने डिमांड किया था कि हमारी कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये 350 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड होती है। नो सी, अभी तक हम लोग इतना तो जान चुके हैं यूएन क्लॉज के बारे में, दैट एक होते हैं हमारे इंटरनल वाटर्स, राइट। उसके बाद आ जाता है हमारा 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर्स, और उसके टेरिटोरियल वाटर के आगे, ओके नाउ फोकस ऑन दिस, 12 नॉटिकल माइल्स तक हमारा टेरिटोरियल वाटर है, उसके बाद अगले 12 नॉटिकल माइल्स तक है कंटिन्यूअस जोन, ठीक है, 24 नॉटिकल माइल्स तक हो गए। लेकिन उसके बाद जब हम अपने ईजेड की बात कर रहे हैं 200 नॉटिकल माइल्स, तो ये कोई कंटिन्यूअस जोन खत्म होने के बाद शुरू नहीं होगा, यहां से नहीं शुरू हो रहा है 200 नॉटिकल माइल्स, ये हमारी बेस लाइन से ही शुरू होता है 200 नॉटिकल माइल्स। ओके, सो अंडरस्टैंड, आपकी बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल वाटर, उसकी अगली 12 नॉटिकल माइल्स कंटिन्यूअस जोन, बट बेस लाइन की स्टार्टिंग से लेकर अगले 200 नॉटिकल माइल्स तक आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं हाई सीज पर, यानी कि वो ओपन है, उस पर किसी कंट्री का टेरिटोरियल राइट नहीं बनता, और वर्ल्ड के 60% जो ओशियंस हैं दे कंप्राइज ऑफ हाई सी, यानी कि उस पर किसी का कोई राइट नहीं बनता 60% ओशियन पर, ठीक है। नाउ रिमेंबर कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कई कंट्रीज क्लेम करती हैं, बट इसके लिए बहुत क्राइटेरिया होता है, आपको प्रूफ करना होता है, और ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो स्टार्ट मानी जाती है नॉट फ्रॉम द बेस लाइन, यहां से स्टार्ट नहीं मानी जा रही है, वो मानी जा रही है जहां से हमारा टेरिटोरियल सी खत्म होता है, यानी कि 12 नॉटिकल माइल्स से आगे, और इंडिया ने क्लेम किया है कि 350 नॉटिकल माइल्स तक हमारा राइट बनता है, ठीक है। वो हमें प्रूफ करना होगा, वो अलग बात है। नाउ यूएन क्लॉज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इंडिया हैज बीन सिग्नेटरी टू यूएन क्लॉज, दैट इज लॉ ऑफ सी, ओके, सिंस 1982। इसके 3 इंस्टीट्यूशन है इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल, जहां पर केसेस जाते हैं डिस्प्यूट को लेकर, जैसे साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट गया था, इंडिया बांग्लादेश का मैरीटाइम डिस्प्यूट गया था, हमने तो मान लिया जजमेंट, लेकिन उसने नहीं माना चाइना ने।
उसी तरीके से इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी, इससे आपको राइट मिलते हैं, यहाँ पे आपको अप्लाई करना होता है लाइसेंस के लिए कि हम माइनिंग करना चाहते हैं, तो वो परमिशन हमें यहाँ से लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि हम जाकर सीधे माइनिंग शुरू कर देंगे ओशन फ्लोर पर। सिमिलरली एक और होती है कमीशन ऑन लिमिट्स ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। अब ये जो हम लोग क्लेम कर रहे हैं कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी 350 नॉटिकल माइल्स तक होगी, ओके, बट वो सेम चीज श्रीलंका भी क्लेम कर रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि हमारा जो कॉन्टिनेंट है उसी की शेल्फ काफी लेंदी है, ठीक। और सबसे लंबी अगर कॉन्टिनेंटल शेल्फ अभी मानी जाती है तो वो मानी जाती है यूरेशियन की, ओके। उनको उनकी जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ है वो काफी लेंदी मानी जाती है, वो हर कॉन्टिनेंट की वेरी करती है, राइट। तो India has claimed for itself a continental shelf up to 350 nautical miles from its border, but India has yet to be awarded so. Some ocean-bound states may have natural stretch of land connecting their border and edge of the deep ocean that extend beyond 200 nautical miles as part of continental shelf. Okay. जैसे अगर हम अपना इंडिया में हम अपनी वेस्टर्न कोस्ट देखेंगे ना, ये वाली, तो इसकी कॉन्टिनेंटल शेल्फ बहुत कम है, ठीक है, क्योंकि हमारा ये जो पेनिनसुला का इधर का पार्ट था ना, ये टूट के गिर चुका है, दौर का भी मर्ज है, आप जानते हैं, ठीक है। यहाँ से जब फॉल्टिंग हुई थी तो ये ब्रेक होकर अलग हो गया, तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमें कम मिलती है, इसलिए हमारे यहाँ पे सबसे अच्छे पोर्ट वेस्टर्न कोस्ट पर ही लोकेटेड है, कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ उतनी लंबी है नहीं, तो पूरा बड़ी बड़ी शिप आ जाती है यहाँ तक। जबकि हमारा जो ईस्टर्न, ये बे ऑफ बंगाल वाली जो ईस्टर्न कोस्ट है हमारी, इसमें कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमारी काफी लेंदी है, ऑलराइट। तो ये हर कंट्री की वेरी करती है, किसी कॉन्टिनेंटल शेल्फ कम होती है, किसी की ज्यादा होती है, और रशिया की काफी ज्यादा है। Okay, scientific evidence, the claim on continental shelf, a country must give a detailed scientific rationale, complete with underwater maps and survey to show the unbroken land connect to a scientific commission appointed by ISPA. Okay, आपको पूरा सर्वे करके दिखाना होगा कि हमारा ही लैंड एरिया है, बस वो सबमर्ज हो चुका है पानी के अंदर, राइट। अनब्रोकन लैंड कनेक्ट आपको शो करना होगा, लाइक जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये लैंड शुरू हुआ यहाँ से, बिल्कुल अनब्रोकन जा रहा है यहाँ तक, राइट। तो ये आपको प्रूफ करना होगा सर्वे करके कि देखिए, मैप भी बना के देना होगा सब कुछ, कि ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है वो हमारी टेरिटरी का ही पार्ट है और ये बिल्कुल अनब्रोकन है। अब सपोज ये कहीं ब्रोक होती और आगे चल के थोड़ा सा होता कहीं पे कुछ, तो वो नहीं, कंटिन्यूअस होना जरूरी है। एक्सप्लोरेशन राइट्स की बात करें, इफ सच ए क्लेम इज अप्रूव्ड, अगर हमारा क्लेम अप्रूव हो जाता है, देन कंट्री विल हैव प्राइमेसी टू एक्सप्लोर एंड पोटेंशियली एक्सप्लॉइट द लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज इन द रीजन। Normally, claims to continental shelf do not extend beyond 350 nautical miles from the country's coast. इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी के बारे में भी जान लेते हैं। ये एक ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, स्टैब्लिश अंडर 1982 यूएन क्लॉज एंड 1994 का जो एग्रीमेंट हुआ था, द यूएन कन्वेंशन ऑन लॉस ऑफ सी, ये 1994 में फोर्स में आया जब कई कंट्रीज ने उसको रेटिफाई किया। हेडक्वार्टर है इसका जमैका, जहां से क्रिस गेल आता है, आई थिंक वहीं से आता है, ओके। वो कैरिबियन कंट्री बहुत सारी है वहां पर, जो वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम आप देखते हो ना, वो कोई एक कंट्री नहीं है, वो बहुत सारी आइलैंड कंट्रीज का ग्रुप है, एक साथ आके उन्होंने बस क्रिकेट टीम बनाई है। बाकी ओलंपिक में आप देखोगे तो वेस्ट इंडीज के कैरिबियन सभी आइलैंड अलग अलग कॉम्पीट करते हैं अपनी अपनी कंट्री के लिए। ऑलराइट, आईएसए में 169 मेंबर्स हैं अभी एज ऑफ नाउ, इंक्लूडिंग 168 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन। ये रेगुलेट करता है एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मैराइन नॉन लिविंग रिसोर्सेज ऑफ ओशन। नाउ फोकस ऑन दिस नॉन लिविंग, ओके। अगर लिविंग भी बोल देंगे तो वो आईएसए का काम नहीं है, ओके। तो ये कल का टॉपिक था, बट आज न्यूज़पेपर में थोड़ा कम चीजें आई हैं तो हमने उसको देख लिया। कल आईएलओ का भी इशू आया था जिसने कहा कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन बहुत ज्यादा ग्रेव है, ठीक है। तो ये बना कब था? स्टैब्लिश इन 1919 बाय ट्रीटी ऑफ वर्साई, आफ्टर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद, ओके। एक एफिलिएटेड एजेंसी था ऑफ लीग ऑफ नेशन, लीग ऑफ नेशन को ही आगे चल के यूएन ने रिप्लेस किया है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बना था, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद फिर रिप्लेस करके यूएन बना दिया गया। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? हेडक्वार्टर है जेनेवा में, ये इंडिया वॉज ए फाउंडिंग मेंबर, ऑब्वियसली ब्रिटिश एम्पायर के अंडर में थे, तो जब उसने ज्वाइन किया तो हमने भी किया ही होगा। नाउ फोकस ऑन दिस, इट इज द ओनली ट्राइपार्टाइट यूएन एजेंसी दैट ब्रिंग्स टुगेदर गवर्नमेंट, employers and workers of 187 member states to set labor standards, develop policies and devise program promoting decent work for all women and men. इसको 1969 में नोबेल प्राइज भी मिला। आपके लिए जरूरी है जानना रिपोर्ट्स, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट एंड वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ये 4 रिपोर्ट पब्लिश करता है, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जो प्री ट्रायल रिस्ट्रेंट डाला है
जर्नलिज्म को लेकर, ये आपको समझ में आ गया होगा आई थिंक, ठीक है। इट कॉशन द कोर्ट्स अगेंस्ट ग्रांटिंग प्री ट्रायल इंजंक्शंस अगेंस्ट द मीडिया एंड सिविल सूट फॉर डेफेमेशन, ठीक है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कंफर्म किया था, उससे पहले दिल्ली लोअर कोर्ट ने इसको पनिश किया था। सिमिलरली we have the constitutional mandate of protecting journalistic expression. It cannot be understated. यहाँ पे आपको 3 क्वेश्चन चेक करने होते हैं कोर्ट को, बाकी इतना डिटेल में आपको जानने की जरूरत नहीं है। वेदर देयर इज अ प्राइमा फेसी केस, क्या केस बनता है यहाँ पर इस चीज के लिए, वेदर द बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस इज इन फेवर ऑफ एन इंटरिम रिस्ट्रेंट, एंड वेदर नॉट ग्रांटिंग इट विल कॉज इरेपरेबल लॉस ऑफ हार्म टू द प्लेंटिफ, यानी कि क्या उस आदमी उस कंपनी की डैमेज इमेज इतनी ज्यादा डैमेज हो जाएगी कि आप एकदम हार्म हो जाए हमेशा के लिए। तो इसी केस पे जरा अप्लाई कीजिए आप रिया चक्रवर्ती के केस में, सुशांत सिंह, ठीक है, उसके डेथ केस में। इस लड़की की पूरा करियर डिस्ट्रॉय कर दिया मीडिया ने। अगर आपको रिस्ट्रेन इशू करना था तो उस वक्त करना था मीडिया के थ्रू, मीडिया के अगेंस्ट, कि आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं है। आप इस लड़की को इतना डिफेम कर दोगे कि इसका पूरा करियर खराब हो जाएगा, और हो गया। नहीं तो उस केस से समझिए इस चीज को, आप इशू कीजिए जहां जरूरत हो। यहाँ पर किसी ने, इसके पास इतना फाइनेंस नहीं था कि ये आ सके कोर्ट में ये सब कर सके, तो कुछ नहीं हुआ, मीडिया ने खुल के धज्जियां उड़ाई इसकी इमेज की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी कंपनी इन्वॉल्व थी, तो वो आ गई कि मीडिया मेरे अगेंस्ट ऐसी रिपोर्ट पब्लिश कर रहा है, इससे मेरा नाम खराब हो सकता है, और आपने उस इंजंक्शन इशू कर दिया। बट इंजंक्शन आपको यहाँ इशू करने की जरूरत थी। द कोर्ट्स ग्रांटिंग एन इंजंक्शन आर ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू रिकॉर्ड रीजंस बाय एनालाइजिंग द फैक्ट्स। आपको रीजंस भी देने होंगे कि आप क्यों इशू कर रहे हैं। Outright gag order banning any publication of information related to case being heard by court. Omnibus prior restraint orders against all media houses. ये प्री ट्रायल ऑर्डर्स जो होते हैं टू स्पेसिफिक मीडिया हाउसेज टू टेक डाउन एन आर्टिकल एंड रिफ्रेन फ्रॉम फर्दर पब्लिकेशन, ये ठीक नहीं है। The latest order also contains a reminder that those with influence, यानी कि इकोनॉमिक मीन्स होते हैं इनके पास, and economic power can resort to SLAP, that is strategic litigation lawsuit against public participation, and it is used to stifle public criticism of projects and companies. ओके, नेक्स्ट है डब्ल्यूटीओ के इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन की बात है। अब देखिए, ट्रेड और फैसिलिटेशन में फर्क समझिए। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में आज जो भी वर्ल्ड ओवर हो रहा है, कि जैसे एक मोबाइल एप्पल फोन आईफोन बनना है, तो उसकी डिजाइनिंग यूएसए में हो गई, ठीक है। कुछ डिजाइनिंग इंडिया में भी हो गई, क्योंकि उन कंपनीज ने अपने वो सेटअप कर रखे हैं। उसके बाद सपोज कि उसने असेंबल फैब्रिकेशन वगैरह वो सब चाइना में करवा लिया, उसके बाद वो हेडफोन वगैरह बनाने श्रीलंका और इंडिया में आ गया, राइट। तो ऑब्वियसली बात है कि ये सब स्टेप बाय स्टेप करने के लिए उसको इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है, यानी कि एक प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स अलग अलग कंट्री में बन रहे हैं, यूएसए में, इंडिया में, असेंबल, फिर श्रीलंका, फिर चाइना एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये ग्लोबल चेन, तो आप ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं कर सकते आजकल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डब्ल्यूटीओ जो बना था वो मोस्टली बना था ट्रेड के लिए। तो इंडिया ये कहता है कि इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट डब्ल्यूटीओ में नहीं, किसी और फोरम में डिस्कस होना चाहिए। बट दी थिंग इज कि अब याद कीजिए, हमने एफ्टा साइन किया है अभी उन 4 कंट्रीज के साथ, उसमें हमने भी तो इन्वेस्टमेंट प्रपोजल रखा ही है ना। उन्होंने प्रॉमिस किया है हमको कि हम एक फिक्स अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, राइट। तो अभी 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी डब्ल्यूटीओ की आबू धाबी में, वहां पर नॉन एडॉप्शन ऑफ एग्रीमेंट ऑन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन फॉर डेवलपमेंट, ठीक है, ये इस पे डिस्कशन हुए, बट इंडिया इसके काफी अगेंस्ट था, साउथ अफ्रीका भी अगेंस्ट था, और अवॉइड किया है कि इस पे अभी नहीं होगी कोई डील फाइनल, ओके, इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन। Now, this agreement aims to create legally binding, now focus on this word, legally binding provision to facilitate investment flows. Well, WTO is a multilateral trade negotiation, यानी कि सारी कंट्रीज इस पे नेगोशिएट करती हैं, बट इसमें एक आर्टिकल है जो इनको अलाउ करता है, इट अलाउ फॉर प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट। प्लूरिलेटरल एग्रीमेंट यानी कि जो कंट्रीज ज्वाइन करना चाहें करें, जो नहीं करना चाहें उन पे अप्लाई नहीं होगा, ओके। प्लूरिलेटरल यानी कि हो सकता है कि 8-10 कंट्रीज इस तरह का एग्रीमेंट कर लें डब्ल्यूटीओ के अंडर में, तो वो अलाउ करता है। ऐसा नहीं है कि डब्ल्यूटीओ में अगर कोई एग्रीमेंट होगा तो सभी पे लागू होगा, और या तो फिर वो एग्रीमेंट होगा ही नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। पीए बाइंड दोज डब्ल्यूटीओ मेंबर कंट्रीज दैट एक्सेप्ट देम एंड डू नॉट क्रिएट राइट्स और इम्पोज ऑब्लिगेशंस ऑन रिमेनिंग मेंबर, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा। डब्ल्यूटीओ में जनरली हम लोग ये मानते हैं कि अगर पूरी कंट्री से एग्री होंगी तो ही कोई डिसीजन लिया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इंडिया कंसर्न, अगर इंडिया ही ज्वाइन करता है तो इट विल रिक्वायर स्टेट्स टू ऑगमेंट रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी एंड स्ट्रीमलाइन एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर टू बोल्स्टर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनफ्लोज, ओके। Importantly, this agreement does not contain provisions on market access, investment protection and investor state dispute settlement. अभी 3 चीजें क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इंडिया हमेशा कंसर्न रहता है कि वर्ल्ड बस हमारा मार्केट चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ आकर मैन्युफैक्चरिंग नहीं करना चाहता,
हमारे लोगों को जॉब नहीं देना चाहता, उसे सिर्फ इंडिया का मार्केट चाहिए। सेकंड, इन्वेस्टमेंट को लेकर काफी डिस्प्यूट चलते रहते हैं हमारी गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज में, जो फॉरेन कंपनीज हैं। ओके, ऐसे कई डिस्प्यूट हुए हैं। केन एनर्जी के साथ एक बहुत बड़ा डिस्प्यूट हुआ था। इन्वेस्टर स्टेट के बीच डिस्प्यूट सेटलमेंट वगैरह होते रहते हैं। बट ये जो फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है, ये इन तीनों चीज को कंटेन नहीं करता। ये बात याद रखिएगा, ठीक। बाकी मैं इस पे आपको डिटेल लेक्चर भी दूंगा मेंस में, बट अभी हम मेंस मोड में नहीं हैं। India South Africa played a crucial role in not letting the IFT agreement become a part of WTO rulebook. Now first, इंडिया के कंसर्न्स दो हैं। क्वेश्चन ऑफ वेदर इन्वेस्टमेंट कैन बी पार्ट ऑफ WTO, क्या इन्वेस्टमेंट WTO का काम पार्ट हो सकता है, क्योंकि उसका मेन फोकस ट्रेड पे होना चाहिए। एंड सेकंड, द प्रोसेस फॉलो टू मेक IFD एग्रीमेंट पार्ट ऑफ WTO रूल बुक। नो सी, इन्वेस्टमेंट अपने आप से तो ट्रेड का पार्ट नहीं है, बट इन्वेस्टमेंट कुड और कुड नॉट रिजल्ट इन क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। 70% of international trade occurs through global value chain, जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दिया, which are characterized by trade and investment and thus proving the close relationship between the two। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते आज के टाइम में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बीच, ठीक है। आरसेप हो या ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप हो, दे इंक्लूड डिटेल इन्वेस्टमेंट प्रोविजन, और इंडिया ने भी FTA में इंक्लूड किया है इन्वेस्टमेंट के प्रोविजन को। तो आप इन्वेस्टमेंट को अलग नहीं कर सकते अब ट्रेड से, राइट। 2015 में WTO की नैरोबी मिनिस्ट्रियल मीटिंग जो हुई थी, उसमें एक डिसीजन लिया गया था दैट एनी डिसीजन टू लॉन्च नेगोशिएशन की बात हो रही है अभी, तो एग्रीमेंट फाइनलाइज करने की नहीं, जस्ट एनी डिसीजन टू लॉन्च नेगोशिएशन मल्टीलेटरली ऑन न्यू इश्यूज वुड नीड टू बी एग्रीड बाय ऑल मेंबर्स। आई डोंट नो, लोग अगर PhD करके इतनी पुअर क्वालिटी का आर्टिकल लिखते हैं, तो ये कैसे अपने आप को कह सकते हैं हम PhD रिसर्च कर रहे हैं इतनी बड़ी जगह से? बिकॉज बहुत बकवास आर्टिकल लिखा गया है कि अगर ताइवान के साथ चाइना की वॉर होती है तो इंडिया के लिए उसमें क्या है, कि ताइवान एंड चाइना, पहली बात तो होगी नहीं, ठीक है। चाइना सिर्फ एक ही काम कर सकता है, ताइवान के अगेंस्ट अपनी फोर्स, नेवल डिप्लॉयमेंट और ये सब इंक्रीज कर सकता है, और उस पर बस एक प्रेशर बिल्ड कर सकता है कि आप दूसरी कंट्रीज के ज़्यादा क्लोज नहीं जाएंगे, थोड़ा डर के रहिए। ताइवान एज अ सेल्फ गवर्निंग टेरिटरी दैट डज नॉट डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। पहली बात तो ताइवान ने कभी ऐसे खुल के डिक्लेयर किया नहीं है कि मैं चाइना से बिल्कुल ही अलग हूँ, और चाइना के वन चाइना पॉलिसी के अंडर में ही रहता है वो मोस्टली। बस वो एक चीज़ प्रोटेक्ट करना चाहता है, वो अपनी डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो ये नहीं चाहता कि चाइना का कम्युनिज्म हमारे यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए, पर इतना सी बात है उसकी। इंडिया की बात करें तो ट्रेड एक्सपेंड हुआ है ऑलमोस्ट 7 टाइम्स हमारे और उनका। ताइवानीज फर्म पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ने अभी टाटा के साथ पार्टनरशिप की है इंडिया का पहला फैब्रिकेशन प्लांट लगाने के लिए। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, राइट। एन एग्रीमेंट विल बी साइन टू सेंड इंडियंस वर्कर्स टू ताइवान, क्योंकि अगर हम खुद ट्रेन नहीं कर सकते अपने वर्कर्स को, तो बेटर है कि हम फॉरेन कंट्रीज में भेज के उन्हें ट्रेन करा लें। लेकिन जब तक हम अच्छी स्किल्स नहीं देंगे अपने वर्कर को, तब तक चीज़ें ठीक नहीं होंगी इंडिया में। Chinese aggression against Taiwan could catastrophically costly for India, not just India but even for world। पूरा चिप मार्केट कंट्रोल होता है इन दो कंट्रीज से, ताइवान, चाइना, और थोड़ा बहुत आप जापान को इंक्लूड कर सकते हो। It will cripple global trade with China and Taiwan and disruption throughout Asia and West Asia। टू ओवर 10% ऑफ ग्लोबल GDP का लॉस हो सकता है वर्ल्ड को अगर इनकी वॉर होती है तो। इंडिया इकोनॉमी विल हैव ए ग्रेटर शॉक, क्योंकि हम लोग क्या है, ऑटोमोबाइल से लेके फार्मास्यूटिकल्स दवाइयों तक हम लोग चाइना पे डिपेंडेंट हैं फॉर कंपोनेंट्स एंड रॉ मटेरियल्स। ओके, ये सब बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब चाइना ने अपने यहाँ लॉकडाउन लगाया था तो काफ़ी दिक्कतें हुई थी, इंडिया की इंडस्ट्रीज को भी दिक्कतें हुई थी, ठीक है। हम फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड करते रहते हैं, लेकिन दवाइयों में यूज़ होने वाला API हम सबसे ज़्यादा चाइना से इम्पोर्ट करते हैं। ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होने वाले सबसे ज़्यादा कंपोनेंट्स हम लोग चाइना से ही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आप हार्डवेयर कितनी बना लीजिए, मोबाइल अब हम लोग बहुत ज़्यादा बनाने लगे हैं, कंप्यूटर लैपटॉप्स कुछ भी ले लीजिए, लेकिन उनमें लगने वाली चिप्स हम लोग कहाँ से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं। हम सोलार एनर्जी, रिन्यूएबल पावर, एनर्जी ट्रांजिशन, ग्रीन एनर्जी सबकी बात करते हैं, पर सबसे ज़्यादा सोलर मॉड्यूल्स हम लोग कहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं, चाइना से कर रहे हैं, राइट। तो ये चाइना बॉयकॉट ये हो भी नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एनीवे और अगर हम इस डिस्प्यूट पर कोई भी स्टैंड लेते हैं ताइवान चाइना की, तो इट विल इग्नाइट द ऑलरेडी टेंस इंडिया चाइना लैंड बॉर्डर। ओके, फिर अल्टीमेटली देयर इज रिस्क ऑफ अनथिंकेबल न्यूक्लियर एस्केलेशन, हालांकि उस लेवल तक जाएगी नहीं बात। इट्स आउटकम्स कुड फर्दर वर्सन इंडियाज लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल पोजीशन। अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी देता है इन कंट्रीज को, बट अब ज़्यादा क्रेडिबल नहीं रह गया है वो, जिस तरह से इसराइल वाले मैटर में लोगों ने देखा।
नेबर्स में सीक टू अश्योर देयर सिक्योरिटी विद मोर आर्म्स एंड ऑफेंसिव पोस्चर। और जापान ने तो कहीं ना कहीं अपनी पैसिफिक पॉलिसी, जो पैसिफिस्ट पॉलिसी थी उसकी, उसको थोड़ा अबेंडन किया भी है। जापान इज मोर इनटू नाउ कि हम लोग खुद अपने वेपन्स बना सकते हैं अगर जरूरत पड़ी तो, और वो बना भी सकता है, वो टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर है। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि उसने अपने आप पे रिस्ट्रेन करके रखा है। इंडिया के पास 6 टाइप के पॉलिसी ऑप्शंस हैं। इंटरनेशनल लॉ आर्ग्यूमेंट, कि आप इंटरनेशनल लॉज को यूज कीजिए, कि डिस्प्यूट पीसफुली रिजॉल्व कीजिए, एक दूसरे को थ्रेटन मत कीजिए। बिल्डिंग नैरेटिव अपोज टू एग्रेशन, आप वर्ल्ड को दिखा सकते हो कि चाइना एग्रेसिव सिर्फ ताइवान कंटेक्स में नहीं, इंडिया और बाकी की आसियान कंट्रीज के अगेंस्ट भी वो काफी एग्रेसिव है। डिप्लोमेसी यूज कर सकते हो, इकोनॉमिक डिरिस्किंग कर सकते हैं हम चाइना के साथ, जो कि हम कर ही रहे हैं। हम एपीआई अब खुद बनाना शुरू कर रहे हैं अपनी दवाइयों के लिए। एक्टिव इन्फॉर्मेशन ऑपरेशन टू सपोर्ट ताइवानीज पीपल एंड मिलिट्री सपोर्ट टू यूएस फोर्सेस इन इंडियन ओशन। यानी कि आपने नेवल बेस वगैरह का एक्सेस देखा। पर बहुत ही कुल मिला के बहुत ही बकवास आर्टिकल लिखा था। अगर पीएचडी होल्डर ऐसे हैं तो फिर पता नहीं क्या कह सकते हैं। ये है कि हमारी जो सस्टेनेबल ये बिल्डिंग मटेरियल जो यूज होता है, ये इसको हम कैसे डीकार्बोनाइज कर सकें। तो उसे अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग मटेरियल्स यूज होते हैं, बट इतना डिटेल यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लिखी गई है। वो कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज होते हैं अलग अलग तरह के, एएसी, रेड ब्रेक, मोनोलिथिक कॉन्क्रीट। ठीक है, कौन कितना ज्यादा हीट को एब्सॉर्ब करता है, फिर आपको अपना घर कूल करने के लिए एसी वगैरह यूज करने पड़ते हैं, फिर आपका और ज्यादा कार्बन एमिशन, एनर्जी कंजम्पशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो अलग तरह का मटेरियल यूज करने पे आर्टिकल है, बट आपके काम का नहीं है। बट इवन अगर आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं कि हमारे यहाँ जो बिल्डिंग सेक्टर, इट अकाउंट्स फॉर ओवर 33% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रिसिटी यूसेज, कंट्रीब्यूटिंग टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड क्लाइमेट चेंज। द इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान लेकर आए थे हम लोग इसके लिए। forecast an eightfold increase in cooling demand between 1737, emphasizing the need for thermal comfort while reducing active cooling demand. इसके लिए हमने और भी कुछ लॉन्च किया था, जैसे इको निवास पोर्टल, रेसिडेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, आर स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन। ये इनमें कुछ नहीं है, बस ये है कि हम लोग घर कुछ इस तरीके से बनाएं जो अच्छे से वेंटिलेटेड हो, ताकि ज्यादा कंजेस्टेड होते हैं तो फिर उतनी ज्यादा वो गर्म भी होते हैं और आपको ज्यादा एसी कूलर यूज करने की जरूरत पड़ती है। राइट, तो हम लोग को जरूरत है डिजाइनिंग में ही चेंजेस करने की, ताकि वेल वेंटिलेटेड हाउसेस हो तो एनर्जी कंजम्पशन कम हो। जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके, रोहिंग्यास का मैटर हमें पता है, म्यांमार के रखाइन स्टेट में रहते थे। अगर हम ये म्यांमार का मैप समझ लें तो ये वाला इधर का एरिया कहलाता था रखाइन स्टेट, जहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे। मोस्टली ब्रिटिशर्स ने इनको सेटल किया था उस टाइम। बट ये म्यांमार का मानना है कि ये सब बांग्लादेशी माइग्रेंट्स थे, और वो भी इलीगली आए हुए बांग्लादेशी माइग्रेंट्स। ठीक है, फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, क्योंकि ओबियसली इनका फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा है। तो म्यांमार जो कि प्रिडोमिनेटली बुद्धिस्ट कंट्री है, तो उसने इनके अगेंस्ट कुछ इनकी सिटीजनशिप ले ली वापस। ठीक है, इनके वोटिंग राइट्स ले लिया, और फिर इनके अगेंस्ट कुछ प्रोसिक्यूशन शुरू हुआ, और इन लोगों ने वापस इधर उधर माइग्रेट करना शुरू कर दिया। कुछ बांग्लादेश की तरफ चले गए, कुछ इंडोनेशिया, मलेशिया की तरफ चले गए। बट यहाँ पर एक यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज का कहना है कि काफी सारे रोहिंग्यास की डेथ हुई है सी को क्रॉस करते हुए पे ऑफ बंगाल में। राइट ना, मुस्लिम माइनॉरिटी हैं ये, अराकन किंगडम में रहते थे म्यांमार के, जो कि पहले बर्मा कहलाता था। नाउ कल्चरली एंड रिलीजियसली ये डिस्टिंक्ट ग्रुप है, रखाइन स्टेट में रहते हैं अब। इलीगल माइग्रेंट्स फ्रॉम बांग्लादेश मानता था म्यांमार इनको, एंड म्यांमार हैज रिफ्यूज टू recognize them, denying them citizenship since 1982। ओके, आपने सिटीजनशिप भी डिनाई की इनको, आपने वोटिंग राइट्स डिनाई कर दिए इनको, स्टेटलेस पॉपुलेशन होप बन के रह गए ये लोग। यूनाइटेड नेशंस का कहना है कि 2017 में इनके अगेंस्ट जो वायलेंस किया था म्यांमार आर्मी ने, उसे एथनिक क्लींसिंग बोला है। इट सेड दैट म्यांमार गवर्नमेंट हैज जेनोसाइडल इंटेंट अगेंस्ट दी रोहिंग्यास। करीब 1 मिलियन रोहिंग्यास छोड़कर भाग गए थे म्यांमार को, यानी कि 10 लाख। ओके, इसमें से 9,60,000 बांग्लादेश की तरफ गए, जो कि मोस्टली वहां की जो एक जगह है कॉक्स बाजार, वहां पे रहते हैं। वर्ल्ड्स दिस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रेफ्यूजी कैंप, which is overcrowded camps. They lack the basic human necessities. There is a shortage of food, access to water is inadequate, sanitation facilities are missing, healthcare is insufficient, and children are growing up without formal education.
With the option of returning to Myanmar virtually impossible and worsening condition in relief camp in Bangladesh, now they are moving to the Muslim majority nation of Indonesia, Malaysia और ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो होते हैं वो इनको काफी एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, चार्जिंग द एक्सॉर्बिटेंट अमाउंट टू फेरी देम। ओके, उसके अलावा वायलेंस अगेंस्ट विमेन होता ही है ऐसे केस में। फिर इंडिया में भी अगर आप बंगाल साइड जाओगे ना, तो काफी सारे बांग्लादेशी माइग्रेंट्स जो हैं वो रोड स्ट्रीट पे आके रहते हैं, फुटपाथ वगैरह पे, अच्छा खासा एक्सप्लॉइटेशन उनका भी होता है। बट सिचुएशन कुछ ऐसी है, क्या करें। UN estimate that 1 in 8 Rohingyas who take sea route die or disappear, making the Andaman Sea and Bay of Bengal among the deadliest stretches of water. Okay, 60%, 63% increase देखने को मिला है हमें डेथ और डिसअपियरेंस में, एंड रोहिंग्यास अराइविंग इन इंडोनेशिया वाया सी इन रिसेंट ईयर। रोहिंग्या साल भर से न्यूज में, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं काफी कुछ। ठीक है, दैट्स व्हाट हैपेंस व्हेन यू फॉलो न्यूज़पेपर थ्रू आउट द ईयर एंड रेगुलरली। इसलिए मैं अब इस डिस्कशन को थोड़ा सा शॉर्ट रखता हूँ आपके साथ, ताकि आप इसको रेगुलर फॉलो करें। ये ना सोचें कि 1 घंटे से ज़्यादा डिस्कशन है तो इतना लंबा कौन सोचेगा। ठीक है, वो सब होगा जब हम मेंस पे वापस आएंगे। ठीक है, मेंस 450 में हम लोग और बेटर इन चीज़ों को समझेंगे। अब देखिए, हर कंट्री में ना प्रोटेक्शनिज्म बढ़ता जा रहा है आजकल। सभी कंट्रीज कहीं ना कहीं जो माइग्रेंट्स हैं उनके अगेंस्ट हैं, बट उन्हें एक टाइम एट द सेम टाइम दे शुड आल्सो अंडरस्टैंड कि एमएनसीज, वर्ल्ड की मल्टीनेशनल कंपनीज भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उन्हें वर्कर्स, स्किल्ड वर्कर्स, मैनेजमेंट, इन सब के लिए लोग भी चाहिए होते हैं। हो सकता है कि एक तरफ तो आप अपनी कंट्री में इन्वाइट कर रहे हो कि आइए बिजनेस कीजिए हमारे यहाँ, बट दूसरी तरफ आपके लोगों में वो स्किल्स, वो मैन पावर नहीं है, तो वो दूसरी कंट्रीज से लोगों को लाना चाहती है, बट आपके यहाँ पर सोशल कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि माइग्रेंट्स को नहीं आने देंगे। तो फिर वर्ल्ड जो है हमारा वो ग्लोबलाइजेशन से दूर जा रहा है, वो प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जा रहा है। यहाँ पे देखिए, जर्मन कंपनीज हैव एक्सप्रेस कंसर्न अबाउट द डिफिकल्टी ऑफ हायरिंग एंड इवन लूजिंग स्टाफ ड्यू टू राइजिंग एंटी इमिग्रेंट सेंटीमेंट। ओके, और फिर ट्रम्प का स्टैंड आपको याद होगा, वो तो इसके बहुत ज्यादा अगेंस्ट है कि आप हमारे लोगों को जॉब दीजिए। चाइना टू डेवलप श्रीलंका डीप सी पोर्ट एंड एयरपोर्ट। आई टोल्ड यू दैट टाइम ऑल्सो, जब इनके यहाँ क्राइसिस हुए थे, इंडिया ने बहुत बढ़ चढ़ के मदद की थी। ये सुधरेंगे उसके बाद भी नहीं, ठीक है, उसके बाद भी जाएंगे चाइना की करीब। नो, चाइना जो कि कंट्रोल करता है करीब 10% ऑफ टोटल डेट ऑफ श्रीलंका। ठीक है, और यहाँ पर जो आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज देने की भी बात की थी चाइना को, और सॉरी श्रीलंका को, $2.9 बिलियन का, उसने कंडीशन के साथ दिया था कि अगर चाइना स्ट्रक्चर करता है अपने डेट को, तो हम आपको बेल आउट पैकेज देने के लिए तैयार हैं। राइट, बट चाइना काफी रिलक्टेंट है कि मैं कोई हेयर कट नहीं लूंगा। हेयर कट वही है जो मैंने आपको इंडिया के टर्म्स में समझाया था। जैसे रिलायंस ग्रुप 49,500 करोड़ का लोन लिया, उसके बाद बैंक ने इस पे 99% की हेयर कट ली, और गवर्नमेंट ने इसको सेटल करवा दिया जस्ट बाय पेइंग 450 करोड़। ठीक है, और इस सब में लुटा कौन? जनता। ओके, आपका टैक्स पेयर या आपका डिपॉजिटर। फिर उसके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट रेट कम मिलेंगे उसको, फिक्स डिपॉजिट पे रेट कम मिलेंगे, और उसको जो लोन मिलेगा बेचारे को वो महंगा मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉर्पोरेट्स के थ्रू काफी सारी हेयर कट ले रहे हैं बैंक। ऐसे एक और कंपनी का एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, जहां कंपनी ने करीब 40,000 करोड़ लोन लिया, और उसने तो 1% से भी कम देकर, और हो ये रहा है कि जब इस कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो उस कंपनी को दूसरा खरीदने वाला उसी का बड़ा भाई है। एक और कंपनी ने जब इतना ही कुछ डिफॉल्ट किया तो बेटे की कंपनी को खरीद लिया फादर ने। ओके, तो ये गवर्नमेंट के साथ मिलके होता है अच्छा खासा करप्शन, इसी को कहते हैं कॉर्पोरेट और गवर्नमेंट नेक्सस। ठीक है, आम जनता को ये सब चीजें समझाना बहुत मुश्किल हो जाती है, और सच ये है कि मीडिया जिसका काम था लोगों को एजुकेट करना, अवेयर करना, वो करना भी नहीं चाहता। और हम आप जैसे लोग जब बोलते हैं, ये बात समझाते हैं, तो लोग कहते हैं अरे छोड़ो छोड़ो, हम विश्व गुरु बन रहे हैं, तो बनते रहिए। ओके, हालांकि चाइना ने कहा है कि मैं हेयर कट तो नहीं लूंगा, लोन तो मैंने जितना दिया है पूरा लूंगा वापस, लेकिन टेन्योर और इंटरेस्ट रेट कुछ चेंजेस कर सकता हूँ। लाइक अगर आपको वो लोन 25 साल में चुकाना था तो चलो ठीक है, 50 साल में चुका लेना। ठीक है, हर साल आपको 10% इंटरेस्ट देना था लोन पे, तो अब आप हर साल 5% दे लेना। ठीक है, ये कहलाती है रिस्ट्रक्चरिंग। हेयर कट नहीं लेगा चाइना। India and US are both concerned that a Chinese foothold at Hambantota on the island's southern coast could boost its naval advantage in Indian Ocean. आगे चलते हैं, आगे आई थिंक और कुछ नहीं है, हाँ स्पोर्ट्स न्यूज है। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।